हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूँ और इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको सिखाता हूँ इस चैनल पे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर कैसे परफॉर्म करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे फिर वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, डिफेंस हो या यूपीएससी हो। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के एक प्यारे से आर्टिकल के साथ। बड़ा सेंसिटिव आर्टिकल है और ये लिखा गया है यूथनेशिया पे, यानी कि इच्छा मृत्यु पे। वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, और डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा। जो बच्चों के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हैं भरपूर इसका फ़ायदा लेना। चलिए क्लास को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के लास्ट में सभी क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव है। सॉल्यूशंस क्वेश्चंस की क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलिए, करें जी कंसेंट एंड कॉन्शियंस। देखिए, कंसेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, रजामंदी। किसी काम को लेकर के जब आप कह देते हो ना कि ठीक है, वो हो गया आपका कंसेंट। और ये दूसरा वर्ड देखें, कॉन्शियंस। ये क्या होता है भाई? स्पेलिंग देख लेना इसकी। कौन के साथ में लगा हुआ है साइंस। साइंस की स्पेलिंग तो आपको पता ही है ना। कॉन्शियंस का मतलब होता है आपके अंदर की नैतिकता, आपकी जो अंदर आत्मा होती है, जो उसकी आवाज़ होती है, आपके मॉरल्स, प्रिंसिपल और एथिक्स कहलाते हैं कॉन्शियंस। कह रहे जी कंसेंट और कॉन्शियंस के बीच में हो गया है झगड़ा। कुछ लोगों की कंसेंट है कि वो मरना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन हमारा कॉन्शियंस जो है, हमारी अंतर आत्मा जो है, इच्छा मृत्यु के आज भी खिलाफ है। अब ये पूरा मामला आपको डिटेल में समझाएंगे आगे। थोड़ा सेंसिटिव है, पर आप सभी ग्रेजुएट हैं, है ना, बच्चे तो है नहीं, तो इन मुद्दों के बारे में भी अपने समाज में बात होनी चाहिए और आपको तो कम से कम पता हो। अब ये कॉन्शियस नाम का वर्ड देख लो आप। स्पेलिंग मैंने आपको बताई। अंतर आत्मा के लिए या नैतिकता के लिए, मॉरलिटी के लिए वर्ड यूज़ होता है। इस वर्ड से एक दूसरा वर्ड अंग्रेजी में, उसको कन्फ्यूज़ मत करना। दूसरा वर्ड पता है कौन सा है? कॉन्शियस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है ऑलमोस्ट। ये है कॉन्शियस, एक एडजेक्टिव है। ये है कॉन्शियंस, ये एक नाउन है। कॉन्शियस, कॉन्शियंस, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब होता है जो चीज़ होश में हो, अवेयर हो। अगर आप कॉन्शियस है तो आप जगे हुए हैं, आप सोए हुए नहीं हैं, आप होश में हैं, ठीक है। अगर आप अनकॉन्शियस है तो आप बेहोश हैं। तो मेरे ख्याल से मीनिंग तो आपने समझ ही लिया होगा दोनों वर्ड्स का। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों ही वर्ड्स को आपको यूज़ करना है इस सेंटेंस में। सही जगह पे सही वर्ड को लगाना है। छोटी सी एक्सरसाइज है, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आंसर करवाता हूँ। सभी लोग सेंटेंस को पढ़ें। फर्स्ट ब्लैंक में कॉन्शियस आएगा या कॉन्शियस आएगा, और अगेन सेकंड ब्लैंक में भी आपको सही वर्ड को चूज करना है। चलिए कमेंट्स में डालना जिन बच्चों ने किया क्वेश्चन को अटेम्प्ट। अब इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं अपने। डिस्पाइट बीइंग फुली कॉन्शियस या कॉन्शियस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, शी फॉलोड हर कॉन्शियस या कॉन्शियस एंड चोज टू स्पीक द ट्रुथ। देखो, पहले मोटा मोटा मीनिंग निकाल लो, क्या कहना चाह रहे हैं। बावजूद यानी डिस्पाइट होने के, या बीइंग फुली यानी पूरी तरह, बावजूद पूरी तरह इस चीज़ के होने के जो है कॉन्सिक्वेंसेस का या नतीजों का। अब नतीजों के लिए आप क्या होते हैं? नतीजों के लिए आप मोरालिटी होते हैं या होश में होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। समझ पा रहे हो? उसको सारे नतीजे पता थे, वो नतीजों के लिए अवेयर थी, होश में थी। तो बावजूद फुली अवेयर होने के या कॉन्शियस होने के, हुआ क्या? उसने फॉलो किया, शी फॉलोड, और किसको? अपनी अंतरात्मा को या कॉन्शियंस को। स्पेलिंग देख लेना, CONSCIENCE, कॉन्शियंस, अंतरात्मा को। और फिर उसने चूज़ किया कि वो सच बोलेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ठीक है, एक दो बार करोगे तो दोनों वर्ड्स दिमाग में बैठ जाएंगे। ये 2-2 मिनट की एक्सरसाइजेज जो है, एक एक नंबर का मुफ्त का नंबर है आपके एग्जाम में, ठीक है। अटेम्प्ट किया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, विद ऑल इट्स इंट्रिकेसीज द इशू ऑफ यूथनेशिया इज लिंक टू डिग्निटी एंड द एलिवेशन ऑफ सफरिंग। कह रहा है जी, विद यानी साथ ही, अपनी सारी इंट्रिकेसीज के। इंट्रिकेसी वर्ड मैंने कई बार करवाया वो आपको। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगी या बारीकी को बोलते हैं इंट्रिकेसी। कह रहा है जी, अपनी सारी पेचीदगियों और बारीकियों के साथ जो इशू है, मुद्दा है, इच्छा मृत्यु का या यूथनेशिया का,
ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, रिलेटेड है। एक तो इंसान की गरिमा से, डिग्निटी से, और दूसरा ये जुड़ा हुआ है एलिविएशन से या मरहम से या जो है आसान बनाने के काम से, जो है सफरिंग का या किसी की परेशानी का। तो यूथनेशिया तब दिया जाता है जब किसी आदमी को बहुत खतरनाक बीमारी हो जिसका कोई इलाज ना हो और उसको बहुत पेन होता हो, तो वो आदमी खुद बोले कि यार मुझे तो ज़िंदा नहीं रहना, वैसे भी मैं 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा रहूँगा नहीं, और हर रोज़ मुझे पेन होता है। तो ऐसे आदमी को अगर आप कानून की मदद लेकर के कुछ ऐसी दवा दे दें जिससे उसको इच्छा मृत्यु मिल जाए, तो इसी को बोलते हैं यूथनेशिया। दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ में बैंड है, कुछ कंट्रीज़ में लीगल भी है। अब भारत में बात चल रही है, यूके में बात चल रही है इसको फिर से लीगल करने की। समझ गए, इच्छा मृत्यु। चलिए, इश्यू जो है, इश्यू ऑफ यूथनेशिया, ये सब्जेक्ट है आपका। यूथनेशिया देख लेना, वन वर्ड है ना, इच्छा मृत्यु के लिए यूज़ होता है। सब्जेक्ट बन गया ग्रीन कलर में इशू, वर्ब बन गई इसकी इज जो है पिंक कलर में। ग्रीन और पिंक कलर पूरे आर्टिकल में आपको मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब को मार्क किया गया है ताकि सेंटेंसेस का मीनिंग निकाल सकें। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। एलिविएट करना, चीज़ों को मरहम लगाना, किसी के दर्द को, परेशानी को कम करना, मिटिगेट करना। डिग्निटी यानी गरिमा। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज का आर्टिकल पढ़ने में थोड़ा चैलेंजिंग है और वोकैब भी अच्छी है। सारे मोटे मोटे वर्ड्स वोकैब के इसके शुरू में एक साथ देखेंगे ताकि इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लासेस अगर आपको यूज़फुल लगती हैं, आप इनका फ़ायदा ले रहे हो, मज़ा आता है आपको, तो ज़रूर से इसको एक शेयर दिया करो ताकि आप ही की तरह दूसरे स्टूडेंट्स तक इस क्लास को हम पहुँचा सकें। देखिए, मॉक टेस्ट लगाना आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है। जितने मॉक टेस्ट आप एग्ज़ाम से पहले लगाते हो उतना अच्छे से आपको पैटर्न पता लगता है क्वेश्चंस का, और साथ में होती है अच्छी सी प्रैक्टिस। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। अभी सेल भी चल रही है टेक्स्टबुक पे, बहुत दिनों बाद ये सेल आई है। 395 रुपीज़ में 1 साल का मॉक टेस्ट पास आपको मिल जाएगा। अब इस सिंगल पास के अंदर आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेनो, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, सभी के सभी एग्ज़ाम्स के 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट सिंगल पास में मिल जाएंगे। साथ ही इस पास के अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी शामिल हैं जिनको मॉक की फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो एसएससी, बैंक वालों के लिए तो अकेला पास काफ़ी है। पास का बेनिफिट लेने के लिए, सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। जो भी प्राइस आपको दिखाए आपको कूपन अप्लाई करना है YT10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 395 रुपीज़। ठीक है, चलिए कूपन का इस्तेमाल करें YT10 और अपने पैसे को सेव करें। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है सेल का। चलिए शुरू कर लेते हैं यूथनेशिया से। देखिए, ये वर्ड बना है थैनोस और यू से। आपने एवेंजर्स देखी होगी, थानोस कौन था उसमें? थानोस था मौत, या फिर यूँ कह दें मौत का देवता। और यू का मतलब होता है अच्छा। ये यू रूट जहाँ भी लग जाए ये गुड या अच्छे के लिए लगाया जाता है। तो यूथनेशिया यानी अच्छी मौत, ऐसी मौत जिससे आपको छुटकारा मिले। भगवान ना करे किसी को लेनी पड़े, लेकिन किसी को अगर बहुत पेन होता हो, ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज ना हो, तो ऐसी इच्छा मृत्यु को बोलते हैं यूथनेशिया। इस पे कानून बनाए जाते हैं दुनिया भर में, और जहाँ पे ये अलाउड होती है वहीं पे यूथनेशिया का आपको, समझ गए ना, आप यूथनेशिया के लिए जा सकते हैं। चलिए, मोस्ट डॉक्टर्स आर अपोज टू यूथनेशिया ऑन एथिकल ग्राउंड्स। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो खिलाफ होते हैं यूथनेशिया के एथिकल ग्राउंड्स पे या नैतिक आधारों पे, है ना। डॉक्टर का काम होता है जान बचाना। डॉक्टर ऐसी दवा आपको दे जिससे जान चली जाए, भले ही वो आपके लिए अच्छी हो, लेकिन डॉक्टर के पेशे के लिए बहुत बुरी है। तो डॉक्टर्स हमेशा इसके खिलाफ होते हैं। मर्सी किलिंग बोलते हैं इसको, असिस्टेड डाइंग भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड यूथनेशिया। आज पूरा आर्टिकल इसी पे लिखा हुआ है। चलिए अगला वर्ड है अपने पास एलिविएट। देखिए, एलिविएट करना, किसी चीज़ पे मरहम लगाना। आपके चोट लगी है तो आपने उस पर कुछ पट्टी बांधी, आपके पाँव में, हाथ में दर्द हो रहा है तो आपने उसको थोड़ा सा दबाया, है ना, मसाज किया। तो ऐसा स्मॉल रिलीफ जब भी किसी चीज़ में लाते हैं उसको बोलते हैं एलिविएट करना। एलिविएट करना एक वर्ब जो है उसी से एलिविएशन नाम का नाउन बनता है। एलिविएट यानी मरहम लगाना, एलिविएशन यानी मरहम या राहत। ठीक है, ये नाउन है, वो वर्ब है। टू एलिवेट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम। बढ़ती हुई महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट को या बेरोजगारी को एलिविएट करने के लिए, एलिविएट करना यानी मरहम लगाना, बेरोजगारी को कम करना। तो बेरोजगारी को नरम बनाने के लिए सरकार ने स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये सभी मरहम के सिनोनिम्स हैं या मरहम लगाने के सिनोनिम्स हैं। एसुएज, एमिलियोरेट, मॉलिफाई, मिटिगेट, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है न्यूआंस। गवर्नमेंट से याद आया, आजकल स्कैम्स वगैरह बहुत चल रहे हैं, हवा चल रही है खूब एसएससी पे। गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी ट्वीट डालो, है ना, शोर मचाओ, जो मचाना है बिल्कुल मचाना चाहिए।
लेकिन इस सब में वक्त मत ख़राब करना, 2 4 5 7 10 दिन के बाद अपनी पढ़ाई में फिर से जुड़ जाना। एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आप कट ऑफ के बहुत पास थे और आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये आपको थोड़ा सा पुश और चाहिए, अगले अटैम्प्ट में आप आ जाओगे मेंस की कतार में। और अगर आप कट ऑफ के आसपास थे ही नहीं, तो फिर स्कैम हो या ना हो, आपको तो पढ़ाई की ज़रूरत है। अगर कोई लड़का या लड़की ढंग से तैयार है, सिलेबस उसका अच्छे से रेडी है, मैं हूं ना आपके सामने, मैं भी एसएससी देता आया हूँ, 8 से 10 बार दे चुका हूँ अपनी लाइफ में, हर बार ही क्लियर हुआ है। अगर मैं भी अभी 1.5 महीना तैयारी कर लूँ और नेक्स्ट प्रीलिम्स में बैठूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा प्रीलिम्स और मेंस जो है क्रैक हो जाएगा। तो क्यों ना इस लेवल तक आने की कोशिश करो आप, जिसमें स्कैम या नो स्कैम से आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। और ये लेवल बहुत बच्चों का है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो लाइफ अपनी है, ये 4 5 दिन के बाद में सब ठंडा हो जाएगा, आगे आपको एग्ज़ाम देना है और आप ही को जो है क्रैक करना है, टाइम मत वेस्ट करना। चलिए अगला वर्ड है न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब होता है बारीकियाँ, किसी चीज़ के अंदर की सब्टैलिटी। ठीक है, बारीकी बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूएंस। अ गुड टीचर शुड नो द न्यूएंसेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। एक अच्छे टीचर को बारीकियाँ पता होनी चाहिए अपने डिसिप्लिन की, अपने सब्जेक्ट की। बारीकियों को इंट्रिकेसी, सब्टैलिटी, रिफाइनमेंट भी बोलते हैं। मिन्यूशिया भी इसका सिनोनिम है। मिन्यूशिया का मतलब होता है छोटी छोटी डिटेल्स, है ना, अंदर की। तो चलिए, इंट्रिकेसी नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देख चुके हैं, फिर से आएगा। सेकंड लास्ट वर्ड है अपने पास, ऑर्डील। ये 2 3 दिन पहले ही आया था। ऑर्डील एक ऐसी सिचुएशन होती है, यह एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको बड़ा दर्द मिले। आप सुबह निकले, बस छूट गई, फिर आपने देखा कि मेरा मोबाइल हाथ से गिर गया, वो भी टूट गया, फिर आप जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाए, है ना, ऑफिस में लेट हो गए, छुट्टी लग गई। तो ये जो आपका पूरा दिन बीता, ये एक ऑर्डील की तरह है आपके लिए, बड़ा पेनफुल और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो ऐसे इसको याद रखना। चलिए, इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, और मैं डील नहीं कर सकता, इतना बुरा दिन है, मैं अब इससे और डील नहीं कर सकता। ऑर्डील यानी पेनफुल एक्सपीरियंस। मिलियंस ऑफ हैप्पी फैमिलीज सडनली फाउंड देमसेल्व्स इन एन ऑर्डील एज द वॉर ब्रोक आउट। दसियों लाख हंसते खेलते परिवारों ने अचानक से अपने आप को पाया एक मुश्किल हालात में, पेनफुल एक्सपीरियंस में, जैसे ही वॉर ब्रोक आउट हुई, जंग की शुरुआत हुई। एगनी, टॉर्चर, नाइटमेयर सभी जो है इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड ऑर्डील इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है सैक्रोसेंक्ट। निशानी बताई हुई है इसकी। देखिए, सैकड़ों यानी सैकड़ों, सैकड़ों, और सेंट यानी संत। बहुत पुरानी निशानी है। जहाँ भी सैकड़ों संत इकट्ठे हो जाएंगे, फ़कीर इकट्ठे हो जाएंगे, वो जगह हो जाएगी होली, पवित्र। तो सैकड़ों सेंट का मतलब होता है होली एंड प्योर। ठीक है। मैरिज हैज़ बीन अ सैक्रोसेक्ट इंस्टीट्यूशन। मैरिज जो है, शादी विवाह जो है, एक बड़ा ही होली या सैक्रोसेक्ट इंस्टीट्यूशन है या रिवाज है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एक मूल्य है, एक रिवाज जो चलता आ रहा है समाज में, है ना। चलिए, इनवॉल्युबल, इनवॉल्युबल, सैक्रेड और सेक्टिफाइड सभी इसके सिनोनिम है। सैक्रोसेंक्ट की ही एडजेक्टिव की नाउन फॉर्म है सैक्रोसेंक्टिटी। सैक्रोसेंक्ट से बना दिया सैक्रोसेंक्टिटी, और इसके आगे से आप सैकड़ों निकाल देते हैं, आजकल लिखा नहीं जाता है। तो सैक्टिटी नाम का नाउन आप आर्टिकल में देखेंगे, पवित्रता के लिए, होलीनेस के लिए यूज़ होगा। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सैक्रोसेंक्टिटी। चलिए आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, मैंने निकाल के रखी थी खास करके। आप डालेंगे ना डेथ टूरिज्म, स्विट्ज़रलैंड डालोगे तो आपको ऐसी वीडियोज़ आएंगी। ये स्विट्ज़रलैंड है पीछे, और यहाँ पे लोग पता है क्यों जा रहे हैं? लोग इसलिए जा रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड में जाऊँगा, 15 दिन रहूँगा, और फिर वहाँ पे इच्छा मृत्यु की सर्विसेज मिलती हैं, तो मेरी बीमारी बहुत ख़राब है, मैं वहीं पे मर जाऊँगा। तो ये डेथ टूरिज्म कहलाता है। पैसे वाले लोग अक्सर जो है ऐसी कंट्रीज़ में जा कर के प्राण दे देते हैं, अपनी जान जो है दे देते हैं। अब ये डेथ जो लेना या देने का काम है इस तरीके से, ऐसे लोगों का जिनको ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और लोग बहुत सफरिंग में हैं, बड़ा पेन में हैं, इसको ही बोलते हैं यूथैनेशिया। स्विट्ज़रलैंड, कोलंबिया जैसी कुछ कंट्रीज़ में लीगल है। अब यही बात चल रही है इस यूथैनेशिया को लीगल करने की यूके में और कुछ हद तक भारत में। अब इस बात के पीछे क्या क्या पेचीदगियाँ हैं इस आर्टिकल में आप देखेंगे। ठीक है, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, कुछ लोग इसके साथ हैं। तो आज के आर्टिकल की जो टोन है वो है थॉट प्रोवोकिंग। आपकी थॉट्स को प्रोवोक करेगी, सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या इसको लीगल कर देना चाहिए भारत जैसे देशों में, या फिर ये इलीगली ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। बड़ा सैड करने वाला जो है आर्टिकल आज का। कह रहा है ऑन नवंबर 29, 2024 ब्रिटिश लॉ मेकर्स टैकल्ड अ क्वेश्चन एज ओल्ड एज ह्यूमन सफरिंग। कह रहा है 29 नवंबर 2024 को, आज से ठीक 14 दिन पहले या 15 दिन पहले,
ब्रिटिश जो लॉ मेकर्स हैं, ब्रिटेन के जो कानून निर्माता है, वहाँ पे एमपी एमएलए जो हैं, उन्होंने टैकल किया या सामना किया एक सवाल का। और ये सवाल कौन सा है? वो उतना ही बूढ़ा है, उतना ही पुराना है, उतना ही ओल्ड है जितना इंसान की सफरिंग या ह्यूमन सफरिंग। तो इंसान तो सफ़र करता ही आया है ना, बूढ़े होकर के हर ऑलमोस्ट हर आदमी कुछ ना कुछ बीमारी से परेशान होता है। तो जितनी हमारी परेशानियां पुरानी हैं उतना ही पुराना ये सवाल है, और जिसको ब्रिटेन की जो, ठीक है ना, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे डिस्कस किया गया। अब वो सवाल क्या है? देखो इस छोटे से मार्क को देखना, पंक्चुएशन मार्क को, कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है? ऐसा। और कॉलन क्या होता है? ऐसा। कॉलन के बाद में बताई जाती है वो चीज़ जिसकी बात की जा रही है, और जनरली लिस्ट बताई जाती है चीज़ों की। वैसे यहाँ लिस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है ना, लिस्ट भी हो सकती थी। तो वो बात ये है, शुड द टर्मिनली इल हैव द राइट टू डाई ऑन देयर ओन टर्म्स। सवाल ये है, बात ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या जो टर्मिनली इल हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी लाइलाज बीमारी है, टर्मिनली इल, क्या उनके पास होना चाहिए, शुड दे हैव, ये राइट, ये हक, ये अधिकार जो है मर जाने का अपनी खुद की मर्जी से, ऑन देयर ओन टर्म्स। वो खुद डिसाइड करें कि किस कंट्री में जा कर के किस दिन मैं अपनी जान दूंगा। ठीक है ना, मैंने बहुत जी लिया है, बहुत बड़ी बीमारी है, मुझसे पेन सहा नहीं जा रहा है, तो क्या उनको ये अधिकार होना चाहिए, हक मिले या ना मिले। चलिए सेंटेंस देखें, स्ट्रक्चर देखें इसकी। ब्रिटिश लॉ मेकर्स, ग्रीन कलर में सब्जेक्ट है, टैकल्ड इसकी वर्ब है पिंक कलर में, टर्मिनली इल सब्जेक्ट है अगेन, इसकी हेल्पिंग वर्ब इसके पहले रखी गई है और मेन वर्ब इसके बाद है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है लास्ट में, और जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी सेंटेंस में तो वहाँ होता है इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, बस आपका ध्यान खींच रहा हूँ, पता ही होगा आपको ऑलरेडी। अब ये टर्मिनली इल कौन है? देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा टर्मिनेशन, या आपने एक वर्ड सुना होगा टर्मिनल। टर्मिनेशन यानी किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, टर्मिनल यानी वो मुकाम जहाँ पे आकर के कोई गाड़ी, कोई प्लेन, कोई बस जो है रुक जाती है। बस टर्मिनल, रेलवे टर्मिनल, है ना, एयरपोर्ट पे भी टर्मिनल्स मिलेंगे। तो टर्मिनेशन और टर्मिनल वर्ड जो है वो रुक जाने से जुड़ा हुआ है। अब ये बताओ टर्मिनली इल आदमी कौन होगा? ऐसा आदमी जिसको पता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और जब तक ये ठीक होगी उससे पहले वो मर जाएगा। समझ गए ना? वो ऐसी बीमारी है कि रोज़ वो मौत के करीब आ रहा है। गंदी बीमारियों के लिए या ऐसी ख़राब बीमारियों से जूझने वाले लोगों के लिए वर्ड यूज़ होता है। चलिए ये वर्ड मैंने इसलिए आपको ब्रेक करके समझाया कि आप इसको यूज़ कर सकें, है ना, रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाला वर्ड है टर्मिनली इल। चलिए अब इस पर कुछ वन वर्ड्स बनते हैं। ऐसी एक जगह जहाँ पे टर्मिनली इल लोगों को ट्रीट किया जाता है, ऐसी जगह को अंग्रेजी में बोलते हैं पैलेटिव केयर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पैलिएटिव मतलब जो प्लेकेट करे, आपको मरहम लगाए, एस्यूएज करे, मॉलिफाई करे, पेसिफाई करे, है ना, आपको थोड़ा सा राहत दे। तो पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूशन वो है जहाँ पे खतरनाक बीमारी वाले मरीजों के लास्ट जो दिन है वहाँ बड़े अच्छे बनाए जाते हैं, उनसे बात की जाती है, गेम्स खिलाए जाते हैं, है ना, उनको पेन किलर्स दिए जाते हैं ताकि पेन ज़्यादा ना हो। पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए 2-3 वन वर्ड्स और हैं अपने पास। पहला वर्ड है हॉस्पिस, दूसरा वर्ड है सैनिटोरियम, और एक वर्ड है कौन सा है? इन्फर्मरी। ठीक है, इन्फर्म यानी बूढ़ा, इन्फर्मरी यानी एकदम लास्ट स्टेज वाले लोग, जो बूढ़े लोग हैं इन्फर्मरी में जाते हैं। तो ये सारे वन वर्ड्स हैं भाई, ये एसएससी के ही हैं, बैंक के ही हैं। तो ठीक है ना, तो पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान देना है बाकी चीज़ों के साथ। आज के क्विज में पूछे हुए हैं। ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव या नाउन है जिसके पहले आपको एक दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव जरूर मिलेगा। ऑन का मतलब जब जब खुद निकले, मेरा खुद का तो माई ऑन, तुम्हारा खुद का तो योर ऑन, उसका खुद का तो हिज ऑन, हमारा खुद का तो आवर ऑन। तो माई, योर और हिज हमेशा ऑन के पहले, जब भी ऑन का मतलब खुद का निकले तब ऑन के पहले पजेसिव आपको लगाना है। बढ़े आगे। चलो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और है, फिर मैं आप थोड़ा फ्लो बनाता हूँ, ये सारी ग्रामर में घुस जाएंगे अपने। कैराजी इंट्रोड्यूसिंग द टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल, ब्रिटिश एमपी किम लीड बीटर शेयर्ड अ चिलिंग स्टोरी ऑफ ए म्यूजिक टीचर। इंट्रोड्यूस करते हुए टर्मिनली इल एडल्ट्स बिल को, बिल का मतलब है कानून, तो एक नए कानून को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हुए यूके की। तो ब्रिटेन के जो एमपी हैं जिनका नाम है किम लीड बीटर, इन्होंने शेयर किया एक चिल कर देने वाली, ठंडा कर देने वाली, खून जमा देने वाली कहानी को, जो थी एक म्यूज़िक टीचर की। और कौन म्यूज़िक टीचर थे भाई ये?
हु डाइड वॉमिटिंग फॉर आवर्स, जिनकी मौत हुई वॉमिट करते हुए या समझ गए ना उल्टी करते हुए कई घंटों के बाद। और वो क्या कर रहे थे उस वक्त वॉमिट करते हुए? कॉन्शियस थ्रू आउट द ऑर्डील, जो कॉन्शियस थे या होश में थे इस पूरे ऑर्डील के दौरान या बुरे एक्सपीरियंस के दौरान। तो आप ऐसा सोचो कोई एक आदमी जो है 8 से 10 घंटे उल्टी करे लगातार, है ना, और वॉमिट करते करते उसकी मौत हो रही हो, आपको दिख रहा हो, उसको भी पता हो कि हो रही है, और लेकिन आप उसको यूथनेशिया नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिटेन में कानून नहीं है। उसको ऐसी दवा नहीं दी जा सकती कि वो बेहोश हो जाए और उसके जो है प्राण निकल जाए, और इलाज भी नहीं कर सकते। तो बड़ी ठंडा कर देने वाली, खून जमा देने वाली कहानी है, 8-10 घंटे उल्टी करते हुए कोई जान दे दे। चलिए, ब्रिटिश एमपी की वो बाय शेयर्ड, हु की वो बाय डाइट। कॉन्शियस का मतलब होता है होश में, ऑर्डिल मैंने आपको समझाया था, खराब एक्सपीरियंस। करेजी हिज वाइफ बेग्ड डॉक्टर्स फॉर रिलीफ, उनकी बीवी जो थी, वाइफ जो थी, धर्मपत्नी जो थी, वो बेग कर रही थी, फरियाद कर रही थी डॉक्टर्स के सामने रिलीफ के लिए, राहत के लिए। बट दे वर हेल्पलेस, लेकिन डॉक्टर्स हेल्पलेस थे, मजबूर थे। कह रहा है इट इज़ द काइंड ऑफ हॉरर दैट इवन द बेस्ट पैलिएटिव केयर कुड नॉट मिटिगेट। ये उस काइंड का हॉरर है, उस तरह की भूतहा कहानी है। हॉरर क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आपको डरा दे। तो ये उस तरह की डरावनी कहानी है जिसको जो बेस्ट पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूशन है, अब देखो पैलिएटिव केयर ऊपर करवाया था मैंने आपको, हॉस्पिस, सैनिटोरियम, इन्फर्मरी, जहाँ पे बड़े बूढ़ों को इलाज भी नहीं किया जाता, बस रखा जाता है उनको, जिनकी बहुत जल्दी डेथ होने वाली है, सबको पता है, ऐसे लोगों को कंफर्ट देने के लिए रखा जाता है। तो कह रहे हैं ये उस तरह का हॉरर है जिसको इस तरह के पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूशन जो हैं दुनिया के, वो भी मिटिगेट नहीं कर सकते, या जिस पे मरहम नहीं लगा सकते। मिटिगेट करना, एलिविएट करना, चीज़ों को मरहम लगाना। तो ऐसे आदमी को पैलिएटिव केयर में भी डाल दोगे तो पैलिएटिव केयर वाले भी सोचेंगे कि क्या करें, इस आदमी को कैसे बचाएं, है ना, या इसको कैसे थोड़ा सा राहत दें। चलिए, ईट की वबा इज पैलिएटिव केयर की वबा कुड नॉट मिटिगेट। बैग करना, इसका लिटरल मीनिंग तो होता है भीख मांगना, लेकिन यहाँ पे बैगिंग की गई है, किसी को फरियाद की गई है, रिक्वेस्ट की गई है डॉक्टर्स के पास कि मेरे पति को बचा लो या उनको मौत दे दो। चलिए, अब ग्रामर कॉन्सेप्ट और ऊपर 1-2 रह गए जो वो भी देख लो। एज के बीच में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हो। एज ओल्ड एज ओल्डर एज लिख दिया तो गलत हो जाएगा, एज ओल्डेस्ट एज लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। ओल्ड एज फास्ट एज गुड एज वाइज एज टॉल एज, जो लगाना चाहो हमेशा लगेगा पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है ना। एज का मतलब होता है जितना कि इतना, जितना बूढ़ा जितना सफरिंग। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है टर्मिनली इल, इसकी वो हैव क्यों लगी हुई है? देखो यहाँ पे वैसे तो शुड आने से हैव लगी जाएगा, लेकिन अगर शुड ना भी होता तो भी टर्मिनली इल की वर्ब प्लूरल ही आने वाली थी, और वो इसलिए आने वाली थी क्योंकि टर्मिनली इल देखने में सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है और इसके आगे एक नाउन ना होकर के एक द नाम का आर्टिकल लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ऐसा तो कुछ नया नहीं करवा रहा। चलो, जो बच्चे आज नए देख रहे हैं देख लो फटाफट से। इंग्लिश में नाउन्स क्या, एडजेक्टिव्स के आगे हमेशा एक नाउन होगा। जैसे एक एडजेक्टिव है पुअर का मतलब है गरीब, तो पुअर के आगे हमेशा मैन लिखा होगा, वुमन लिखा होगा, गरीब आदमी, गरीब औरत। लेकिन कभी कभी क्या होगा, इन एडजेक्टिव्स के आगे कोई नाउन ना लगा होगा और इनसे पहले द लग जाएगा, तो फिर आप लिख दोगे द पुअर। अब ये द पुअर जो है ना, ये खुद ही एक नाउन की तरह बिहेव करेगा और इसका मतलब होगा सभी गरीब लोग। द पुअर यानी सभी गरीब लोग। इस तरह की अरेंजमेंट को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन प्लूरल नाउन्स। जब द प्लस में एडजेक्टिव मिल जाए और एडजेक्टिव के आगे कोई नाउन ना हो तो वो एडजेक्टिव ही नाउन बन जाता है, एक प्लूरल नाउन बन जाता है और पूरी क्लास को बताता है। तो द वीक यानी सभी कमज़ोर लोग। तो द पुअर नीड या नीड्स हेल्प, गरीब लोगों को मदद की ज़रूरत है। अब ये गरीब लोगों की बात हो रही है, पीपल समझ लो, यहाँ पीपल लिखा नहीं हुआ, द पुअर। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो द पुअर नीड्स हेल्प। वैसे ही द वीक इज या आर दोज हु डोंट फाइट फॉर देमसेल्फ, कमज़ोर वो लोग हैं जो अपने लिए फाइट नहीं कर पाते हैं, खुद के लिए लड़ना नहीं जानते। तो द वीक अगेन प्लूरल है, वर्ब लगेगी आर, ऑफ कोर्स इसको आप निकाल देंगे। अब कैच क्या है वो भी देख लेना। द पुअर वुमन नीड या नीड्स हेल्प, आपने द देखा, पुअर देखा और वर्ब जो है नीड लगा करके आ गए। इसको बोलते हैं लकीर का फ़कीर। फिर बाद में आप ट्वीट करते हो एसएससी स्कैम कर रही है, हो सकता है कर भी रही हो मजाक कर रहा हूँ, चलो दिल पे मत लेना। द पुअर के आगे एक नाउन लगा हुआ है, नाउन है वुमन।
यहाँ पे नाउन लग चुका है। अब ये फॉर्मूला मत लगाना लकीर के फ़कीर बन के कि साहब मैंने द देखा, एडजेक्टिव देखा और प्लूरल नाउन बना दिया, ऐसा नहीं है। द प्लस में एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन आ जाए तो वर्ब फिर नाउन के हिसाब से लगेगी। यहाँ कह रहा है जी ये गरीब औरत जो है इसको हेल्प की ज़रूरत है, द पुअर वुमन नीड्स हेल्प। ठीक है, चलो अब मैंने आपको इसका अपवाद भी बता दिया, एक्सेप्शन भी है ना, जहाँ फॉर्मूला फेल होगा। लास्ट क्वेश्चन खुद से ही करना है आपको, यहीं पे पॉज करो वीडियो को। द वाइज लर्न और लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। द वाइज कौन होंगे चेक कर लेना, आगे नाउन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उसी हिसाब से वर्ब लगाना अटेम्प्ट करो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी। बढ़े आगे, चलो सेकंड पैराग्राफ। अब इस कानून के बारे में बताएगा। कह रहा है द बिल पास्ड बाय अ 55 वोट मेजॉरिटी 332-275 offers terminally ill adults with less than 6 months to live the right to seek assistance in ending their lives। कह रहा है ये जो कानून है जो भी पास हुआ है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, कह रहा है और जो पास हुआ है 55 वोटों की मेजॉरिटी से, इसके हक में 330 वोट थे, इसके खिलाफ 275 थे। कह रहा है ये जो बिल है ना जो इस तरीके से पास हुआ, ये ऑफ़र करता है टर्मिनली इल एडल्ट्स को, यानी ऐसे एडल्ट्स, ऐसे लोग जो समझ गए ना बहुत बीमार हैं। और कौन से एडल्ट्स हैं जिनके पास 6 महीने से कम है जीने के लिए, विद लेस देन 6 मंथ्स टू लिव। तो उनको ये क्या ऑफ़र करता है, अब देखो ऑफ़र करता है द राइट, ये देता है उनको हक या अधिकार, राइट, कि वो सीख कर सकें या मांग सकें मदद को या हेल्प को अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने में। और ये कैसे मिलेगी उनको, ऐसे नहीं है उनके घर वाले इनको जहर दे दें, ये मिलेगी ऐसे प्रोवाइडेड 2 डॉक्टर्स एंड अ हाई कोर्ट जज साइन ऑफ, कि 2 डॉक्टर्स, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, यहाँ प्रोवाइडेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसका मतलब होता है बशर्ते। कह रहा है जी ये तब होगा बशर्ते 2 डॉक्टर और हाई कोर्ट का एक जज जो है साइन ऑफ कर दे, अप्रूव कर दे उनकी इच्छा मृत्यु की अर्जी पे। तो पूरा अगर लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाएं, साइन वाइन हो जाएं, तो ऐसा आदमी जिसके पास 6 महीने से कम में जीने को और जो बहुत परेशानी में है, तो वो इच्छा मृत्यु ले सकता है। ये कानून अब जो है ब्रिटेन में बन चुका है। बिल की वर्ब है ऑफर्स, हाई कोर्ट जज की वर्ब है, डॉक्टर की वर्ब है साइन ऑफ। साइन ऑफ करना किसी चीज़ पे, है ना, अप्रूव करना, ठप्पा लगाना, किसी चीज़ को सैंक्शन करना। सीक का मतलब होता है मांगना, असिस्टेंस यानी हेल्प। कह रहा है सरप्राइजिंगली एमपीज वोटेड विद देयर कॉन्शियंस। कह रहा है सरप्राइजिंग बात यह है सभी एमपीज ने, लॉ मेकर्स ने वोट किया अपनी अंतरात्मा से। और कह रहा है किसके बजाय, रादर देन टोइंग पार्टी लाइन्स, बजाय या रादर देन टो करने के पार्टी की लाइन्स को। टो द लाइन करना यानी किसी कतार में आ जाना, जैसा आपको हुक्म मिला उसी तरीके से आप लाइन में लग गए। तो टो पार्टी लाइन मतलब पार्टी की लाइन के हिसाब से चलना। पार्टी ने बोला है कि आप सभी लोग जो हैं इसके खिलाफ हो जाएं, है ना, इसके खिलाफ वोट करें, ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो वोट हुए हैं वो यूके की पार्लियामेंट में लोगों ने या एमपीज़ ने अपनी अंतरात्मा से किए हैं, अपनी पार्टी की बात को नहीं सुना। और कैसे हुए हैं, लीडिंग टू फैसिनेटिंग स्प्लिट्स, लीड टू करते हुए एक ऐसे स्प्लिट की तरफ या बराबरी के मुकाबले की तरफ जो बड़ा फैसिनेटिंग था, बड़ा, है ना, एकदम फैसिनेट करने वाला था, कौतूहल जगाने वाला था। और स्प्लिट ये हुआ, ब्रिटिश पीएम केयर स्टामर सेड यस वाइल डेप्यूटी पीएम एंजेला रेनर सेड नो। प्राइम मिनिस्टर जो है यूके की वो कह रही थी हाँ, और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थी, देखो इन्हीं की पार्टी की, वो कह रही थी नो। तो इस तरह का एक कड़ा मुकाबला हो गया, सब ने अपनी अंतरात्मा से वोट किया, किसी ने भी पार्टी के हिसाब से वोट नहीं किया। चलिए, एमपीज़ की वो है वोटेड विद देयर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस आपको पता ही है ना, आपकी अंतरात्मा, मोरालिटी, नैतिकता। टो करना लाइन को यानी अपनी अथॉरिटी की बात को मान लेना। पीएम कौन है, केयर स्टामर, वो है इनकी सेट ब्रिटेन की, और जो है अपनी डेप्यूटी पीएम होगी एंजेला रेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी क्रिटिक्स वॉर्न ऑफ अ स्लिपरी स्लॉप। कह रहा है जो क्रिटिक्स हैं इस बिल के, जो आलोचक हैं कानून के, वो वॉर्न ऑफ करते हैं, इस चीज़ की वार्निंग देते हैं। और वार्निंग क्या है, स्लिपरी स्लॉप की। देखिए स्लोप का मतलब होता है ढलान, स्लिपरी का मतलब होता है फिसलने वाली। स्लिपरी स्लोप होगी फिसलन पट्टी, एक ऐसी जगह या एक ऐसी सड़क जिस पे आपने एक बार फिसलना शुरू किया तो ढलान इतनी ज़्यादा है कि आप फिसलते ही जाएंगे। तो क्रिटिक्स ऐसी ही वार्निंग हमें देते हैं कि ये कानून अगर आ गया तो फिर ये हाथ से निकल जाएगा, ढलान पे हम फिसलते जाएंगे। ठीक है, तो इस फ्रेज़ को याद रखना, स्लिपरी स्लॉप। और ये कैसे करते हैं, साइटिंग कनाडाज एक्सपीरियंस, साइड करते हुए, हवाला देते हुए कनाडा के अनुभव का। वेयर अ वंस रिस्ट्रिक्टेड लॉ वॉज ब्रॉडेंड
टू इंक्लूड नॉन टर्मिनल कंडीशंस, जहाँ पे एक बार जो रिस्ट्रिक्टेड लॉ हुआ करता था किसी वक्त पे, वंस का मतलब होता है एक बार या किसी वक्त पे, ये वही कनाडा है जहाँ पे किसी वक्त पे एक बैन लगा हुआ कानून जो था उसको ब्रॉड कर दिया गया, बड़ा बना दिया गया, ताकि इंक्लूड कर दिया जाए इसमें नॉन टर्मिनल कंडीशंस को, ऐसी कंडीशंस को भी जो नॉन टर्मिनल है, जिसमें मौत होना ज़रूरी नहीं है। तो कनाडा में एक बार शुरू हुआ ना ये यूथनेशिया का लॉ, तो इन्होंने कानून को इतना बड़ा कर दिया, ऐसी बीमारियों के लिए भी इच्छा मृत्यु देने लगे जिनमें मौत होनी थी ही नहीं। समझ गए? चलिए, क्रिटिक्स की वर्ब है वॉर्न। वॉर्न करना, किसी चीज़ के बारे में जताना, चिताना, वार्निंग देना, ऑफ लगा के बताएं। स्लिपरी स्लोप मतलब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, जो आपके हाथ से बाहर निकल जाए। लॉ की वर्ब है वॉज, ब्रॉड एंड पैसिव वॉइस में। ब्रॉड करना, किसी चीज़ को बड़ा करना, फैलाना। करेजी अदर्स ब्रांडिशिंग रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स कॉल इट अ वुल्फ इन कंपैशंस क्लॉथिंग। कह रहे और जो दूसरे कई लोग हैं, क्रिटिक्स तो ठीक है, क्रिटिक्स तो आलोचक हैं, कह रहे दूसरे कई लोग जो हैं जो ब्रांडिश करते हैं, ब्रांडिश करने का मतलब होता है अपने हाथ में लहराना। जैसे कोई गन आपने हाथ में ले ली, लाठी ले ली, और उसको ज़ोर ज़ोर से उछाल उछाल के आप दिखा रहे हो सबको, है ना। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो फिलोसफिकल और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स को लेकर के ब्रांडिश कर रहे थे, उन आर्ग्यूमेंट्स को दिखा दिखा के बता रहे थे। और क्या बता रहे थे? वो कॉल कर रहे थे इस बिल को, इस कानून को, एक भेड़िया जो है क्लोथिंग में, कपड़ों में कंपैशन की। कंपैशन का मतलब होता है सिंपैथी या दया। तो वो ये कह रहे थे कि दया के नाम पे एक बड़ी गंदी चीज़ आप लेकर के आ रहे हो, ये एक भेड़िया जैसा बिल है जो है ना कंपैशन की क्लोथिंग में है, और ये है वॉयलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, ये वॉयलेट करने वाला है, उल्लंघन करने वाला है सैंक्टिटी को, पवित्रता को, जीवन की। तो रिलीजियस लोग तो वैसे भी यूथनेशिया के खिलाफ ही होते हैं, एक्सट्रीम राइट वाले, है ना, किसी भी रिलीजन में हो, उनके हिसाब से ऐसी कंडीशन में भी इंसान को इच्छा मृत्यु देना जो है रिलीजन के खिलाफ है। तो इसी तरह के आर्गूमेंट्स को लेकर के वो ऐसी बात कर रहे थे। चलिए, अदर्स की वर्ब है कॉल। अ वुल्फ इन कंपैशंस क्लॉथिंग, यानी एक खतरनाक चीज़ जो किसी भोली वाली चीज़ के कपड़ों में है। सैंक्टिटी यानी गरिमा या पवित्रता किसी चीज़ की, है ना। सैक्रोसैंक्ट से सैक्रोसैंक्टिटी बनाया गया, सैक्रो आगे से निकाल दिया गया। करेजी प्रोपोनेंट्स हाउएवर काउंटर दैट द बिल इज साइडली वर्डेड। करेजी लेकिन जो प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोपोनेंट कौन होते हैं? समर्थक। इसके आगे से पी आर निकाल दूं और बीच में एक पी और लगा दूं तो ओपोनेंट बन जाता है, उसका मतलब होता है विरोध करने वाले। तो करेजी प्रोपोनेंट जो हैं, जो समर्थक हैं, हालांकि वो काउंटर करते हैं, जवाबी हमला देते हैं कि ये जो बिल है ये टाइटली वर्डेड है, बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, बड़े टाइट वर्ड्स में, और इस तरीके से लिखा हुआ है कि एंश्योरिंग रिगरस सेफगार्ड्स लाइक ए 14 डे रिफ्लेक्शन पीरियड एंड जुडिशियल ओवरसाइट। एंश्योर करते हुए है बहुत रिगरस, बहुत थोरो, बहुत स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड्स को, सुरक्षा के नियमों को, या है ना सुरक्षा के इंतजामात को। जैसे कि 14 दिन का एक रिफ्लेक्शन पीरियड, रिफ्लेक्शन पीरियड मतलब जिसमें आप सोच सकें, आपने अर्जी डाली, फिर 14 दिन आपको और मिलेंगे, आप उस अर्जी को वापस ले सकते हैं। और जुडिशियल ओवरसाइट भी है, हाई कोर्ट के जज की निगरानी भी इसमें शामिल है। तो प्रोपोनेंट कहते हैं बिल्कुल सही बिल है, इस कानून को लाया जाए। चलिए, प्रोपोनेंट्स की वर्ब है काउंटर, काउंटर करना, जवाबी हमला देना, किसी चीज़ में सामने से रिस्पॉन्स देना। बिल की वर्ब है इज टाइटली वर्डेड। रिगरस यानी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कड़ा, हार्ड। अच्छा, रिफ्लेक्शन पीरियड मैंने आपको बता दिया, जिसमें आप अपनी अर्जी वापस ले सकें, रिफ्लेक्ट करें, सोचें आप, है ना, मेडिटेट करें। चलिए, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। कह रहे द डिबेट इज़ नॉट जस्ट ब्रिटन्स, ये डिबेट जो है सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है। वो कैसे? कह रहे ग्लोबली इट रेजेस प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट डिग्निटी, ऑटोनमी एंड द बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग लाइफ एंड रिलीविंग सफरिंग। कह रहे ये डिबेट दुनिया भर में है क्योंकि ये रेज करती है ऐसे महत्वपूर्ण, प्रोफाउंड, बहुत कड़े और डीप सवालों को। प्रोफाउंड मतलब भारी भरकम, क्योंकि दुनिया भर में ये मुद्दा जो है, डिबेट जो है, भारी भरकम सवाल खड़े करती है इंसान की गरिमा को लेके, उसकी आज़ादी को लेकर के, ऑटोनॉमी को लेकर के, और उस बैलेंस या संतुलन को लेकर के जो है ज़िंदगी को बचाने का, प्रिजर्व करने का लाइफ को, और सफरिंग को ख़त्म करने का, रिलीव करने का आपकी परेशानी को। तो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए ना। अगर इतनी ज़्यादा सफरिंग है तो फिर ऐसी ज़िंदगी को क्यों बचाना, दोनों में कुछ बैलेंस बने, इस भारी भरकम सवाल को ये डिबेट उठाती है। चलिए, इट की वर्ब है रेजेस, रेज करना यानी उठाना, सवाल को, शक को, क्वेश्चन को, डाउट को उठाने के लिए रेज वर्ब का इस्तेमाल होता है। प्रोफाउंड मैंने आपको बता दिया, भारी भरकम चीज़। अब देखो इंडिया की बात करेगा। कह रहा है इंडिया फॉर इंस्टेंस रिकॉग्नाइजेज पैसिव यूथनेसिया। कह रहा है अगर भारत की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे
हम मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रूव करते हैं पैसिव यूथनेशिया को। कह रहा है जी बट रिमेन्स माइल्स फ्रॉम एंडोर्सिंग असिस्टेड डाइंग। लेकिन आज भी इंडिया रिमेन है काफ़ी दूर, आज भी इंडिया बना हुआ है माइल्स फ्रॉम मतलब मीलों दूर, कोसों दूर, एंडोर्स करने से, प्रमोट करने से इच्छा मृत्यु को, असिस्टेड डाइंग को। तो ये हमारे यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया हो सकता है। पैसिव यूथनेशिया पता क्या होता है? कोई आदमी वेंटिलेटर पे है बहुत महीनों से और आपको पता है कि जिंदा नहीं हो सकता, तो आप उसका वेंटिलेटर बंद करवा सकते हैं डॉक्टर से बात करके, एक लीगल प्रोसीडिंग करके। तो ये पैसिव यूथनेशिया होगा। इसको कुछ आपने दवाई नहीं दी, जहर नहीं दिया कुछ, लेकिन जिस चीज़ पे आदमी जिंदा था उस चीज़ को आपने ख़त्म कर दिया, पैसिवली इसकी आपने जान ली। तो ये जो हमारे देश में अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, हालांकि बहुत कम होता है, जनरली कोर्ट्स इसकी इजाज़त नहीं देती, फिर भी हो जाता है। कब कुछ एक केस आप जो है विकिपीडिया पे पढ़ना, आपको मिलेंगे। तो भारत में ये चीज़ तो है, लेकिन इच्छा मृत्यु जैसा अभी भी हम उससे काफ़ी दूर हैं। इंडिया की वर्ब है रिकॉग्नाइजेस, दूसरी वर्ब है रिमेन्स, एंडोर्स करना, प्रमोट करना, यूथनेशिया आप जानते हैं। कह रहा है जी येट द कोर प्रिंसिपल फ्रीडम टू मेक इन्फॉर्म्ड कंपैशनेट चॉइसेस अबाउट वंस बॉडी एंड पेन रेजोनेट्स यूनिवर्सली। कह रहा है फिर भी जो कोर प्रिंसिपल है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और सिद्धांत क्या है ये देखो, डैश से डैश के बीच में बताया गया है। कोर प्रिंसिपल ये है कि हर इंसान को फ्रीडम हो कि वो एक इन्फॉर्म्ड और कंपैशनेट चॉइसेस ले सके, वो एक सही और सहानुभूति के साथ में या इमोशंस के साथ में कुछ ऐसे विकल्पों को चुन सके जो उसकी खुद की बॉडी को लेकर के हों और पेन को लेकर के हों। कह रहा है ये जो कोर प्रिंसिपल है ना, ये रेजोनेट करता है, गूंजता है पूरी दुनिया में। भाई मेरी बॉडी है और मैं इससे परेशान हूँ, पेन बहुत है, इलाज आप कर नहीं सकते इसका, तो कम से कम मुझे इतनी फ्रीडम तो हो कि मैं खुद से अपना इलाज कर सकूँ, मतलब असिस्टेड डाइंग ले सकूँ। तो ये कोर प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बहस होती है। ये रेजोनेट करता है, रेजोनेट करना यानी गूंजना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट एक सेंटेंस है, देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है जी लेजिस्लेटिंग डेथ इज़ मैसी। डेथ को लेजिस्लेट करना या मौत पे कानून बनाना बड़ा टेढ़ा काम है, मैसी काम है। मैसी काम ऐसा होता है इसमें आप उलझ जाते हो, ठीक है। कह रहा है जी बट एज ब्रिटेन्स डिबेट शोज डाइंग इन डिग्निटी मे बी एज वाइटल टू ह्यूमन फ्रीडम एज डिग्निटी इन लिविंग। कह रहा है लेकिन जैसा कि ब्रिटेन का डिबेट दिखाता है, डिग्निटी में डाई करना, गरिमा से मरना, वो उतना ही वाइटल हो सकता है आदमी की आज़ादी के लिए जितना डिग्निटी से जीना है, डिग्निटी इन लिविंग। तो ये एग्जाम्पल भी तो है ना, आपको गरिमा के साथ जीना और गरिमा के साथ मरना, दोनों का अधिकार होना चाहिए। चलिए लेजिस्लेट करना, कानून बनाना, वर्ब है इसकी इज, डिबेट की वर्ब है शोज, डिग्निटी की वर्ब है मे बी। कह रहा है जी आफ्टर ऑल इजंट द अल्टीमेट ऑटोनॉमी डिसाइडिंग हाउ टू से गुड बाय। कह रहा है जी सब चीज़ बातों की ये बात है आफ्टर ऑल, कि क्या जो अल्टीमेट ऑटोनॉमी है, जो आखिरकार आज़ादी की बात है, अल्टीमेट ऑटोनॉमी की बात है, क्या वो डिसाइड करने में नहीं है कि कैसे गुड बाय कहा जाए, कैसे दुनिया को अलविदा कहा जाए। ठीक है, चलिए अल्टीमेट ऑटोनॉमी की वर्ब है इज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सेंटेंस के लास्ट में, इन्वर्जन किया हुआ है, ठीक है। इज से सेंटेंस शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब इसमें है ही नहीं, सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा हुआ है। इन्वर्जन करना ना भूलें, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सवाल पूछा गया हो, हेल्पिंग वर्ब को चुपचाप उठा के सब्जेक्ट से पहले रखें। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, अपने क्विज पे आ जाओ। थोड़ा चैलेंजिंग तो था आज का आर्टिकल, है ना, पढ़ने में। प्राइमरी पर्पस क्या है इस आर्टिकल का, मेन बात इस आर्टिकल में क्या कही जा रही है। वीडियो को पॉज करें और आराम से चारों विकल्पों को पढ़ें और अपना जो है एक बार चूज करें आंसर। देखो जी, ना इसमें ब्रिटेन की बात हुई है, ना इंडिया की बात हुई है, बात हो रही है एथिकल डिलेमास क्या हैं यूथनेशिया को बनाने वाले कानूनों पे। एथिकल यानी नैतिक, डिलेमा यानी धर्म संकट, है ना। जरूरी है ये कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो इसी चीज़ के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, ए आंसर बनेगा। कह रहे जी इनमें से कौन से आइडियाज़ जो हैं वो मेन है इस डिबेट में जो है यूथनेशिया की, इस आर्टिकल के हिसाब से कौन सी ख्याल, कौन सा आइडिया, कौन सा विचार सबसे बड़ा विचार है यूथनेशिया की डिबेट पे। सवाल एक ही है या डिबेट आइडिया जो एक ही है कि लीगल सेफगार्ड्स जो है यूथनेशिया पे कैसे लगाए जाएं। लीगल सेफगार्ड्स का मतलब क्या है, ऐसा ना हो यूथनेशिया लीगल हो जाए और आप अपने दुश्मन का अंगूठा लगवा के उसको यूथनेशिया दिलवा दो। तो लीगल कुछ सेफगार्ड ज़रूर होने चाहिए, लीगली इस चीज़ को
भाई भारत जैसा देश है जहाँ पे 498 लगा करके झूठे केस भी लग जाते हैं, सच्चे के साथ में झूठे केस भी लग जाते हैं, जहाँ पे आप किसी की ज़मीन कब्जा सकते हो, है ना, 4 पैसे दे करके नगर पालिका में। तो भारत जैसे देश में ऐसा कानून ले आए यूथनेशिया का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपका दुश्मन बहुत ताकतवर हो और आपको जीते जागते आदमी को यूथनेशिया करवा दे। तो लीगल सेफ होने चाहिए, क्या वो हैं या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है इस डिबेट का। चलो बीच के कुछ क्वेश्चंस देख लो। पैलेटिव केयर इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं? 3-4 वर्ड्स करवाए थे, जो भी लिख दोगे आंसर में उसको चला लेंगे, ठीक है, 1 वर्ड है। मॉलिफाई का मीनिंग पूछा है आपसे, एक्चुअल में मीनिंग नहीं एंटोनिम पूछा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मॉलिफाई का मीनिंग पहले तो पता हो आपको, और इन चारों में से जो बिल्कुल उल्टा जाता हो वो इसका आंसर बनेगा एंटोनिम, ठीक है। स्लिपरी स्लोप मैंने आपको समझाया था, फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी का क्या मीनिंग है इस आर्टिकल में, फ्रेज का। और सटल डिफरेंसेस को, बारीकियों को क्या बोलते हैं? और ऑर्डिल बोलते हैं, सैक्रोसेंट बोलते हैं, म्यूनिशिया बोलते हैं, या यूथनेशिया बोलते हैं। चारों बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं वोकैब के। लास्ट में मिलेंगे 4 ग्रामर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मिल सकता है इस वर्ड के आसपास, दूसरा आपको ज़रूर मिलेगा इस वर्ड की वजह से, तीसरा आपको इस वर्ड के आसपास मिलना ही चाहिए, और चौथा इस एज की वजह से होगा। अब अपना दिमाग चला लो। 3 से लेकर के 10 नंबर तक यानी 8 क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाले गए हैं, ठीक है। मेरे आंसर से अपने आंसर्स को चेक करना, और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, टॉपिक कैसा था, सब कुछ समझ में आया हो, पूरा देखा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो PDI लिख देना कमेंट सेक्शन में, अपने मार्क्स के साथ में लिखा करो। सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगा, 10 में से 8 नंबर मिले, 5 मिले, 2 मिले, 1 मिला। ये आपका फीडबैक देने का तरीका होता है, ताकि ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और लाए जा सकें। चलिए अंटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।